हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। जेई 2023 पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद मैं जेई 2022 के पीवाईक्यू एज अ प्रैक्टिस आपके लिए लेके आया हूं। और इससे पहले बच्चों हमने यूनिट एंड डायमेंशंस और प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमैटिक्स 3 वीडियो ऑलरेडी कर दी हैं। अब हम ग्रेविटी में पहुंचे हैं, धीरे धीरे हम पहली बुक कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। बाकी आप सभी को पता ही है, दीपक क्लासेस में आपको नीट जेई और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। और अगर चैनल पर नए होते हैं तो बच्चों देखते हो आते हो तो अपनी पढ़ाई तो अच्छे से आप करिए, जो आपका डाउट है वो आप पूछिए, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। आपका चैनल है, ठीक है। चलिए सीधा डिस्कस करते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बिना टाइम खर्च किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन आया है 2022 में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ठीक है। उसका मास कितना कह रहे हैं, 1 kg है। और यहाँ पर ये भी कहा है टेकन टू हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप ये मान के चलिए कि आपकी सरफेस है अर्थ की, क्या है, ये वाली आपकी सरफेस है, मतलब यहाँ तक रेडियस क्या है, आर है। तो इसको हम जनरली सरफेस एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं सरफेस से आप कहाँ ले गए, एच हाइट पे मान के चलिए यहाँ ले गए। तो कह रहे हैं विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस। तो एच क्या है, 3 टाइम्स द रेडियस है। तो आपसे पूछ रहे हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, समझ रहे हैं। तो बच्चों अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि आप सरफेस पे हैं, यहाँ पर हैं, आर डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप एच हाइट ऊपर चले गए हैं, कहाँ से, सरफेस से। और आपसे पूछा जाएगा कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, एम जी एच अपॉन 1+h/r। क्लियर है यहाँ तक। h आपको क्या दिया है, 3 दिया है, तो इसको रखेंगे आप। तो 3 mgr अपॉन में हो जाएगा 1+3। तो आंसर हो जाएगा 3/4 mgr। या आप शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ टाइम सेविंग क्वेश्चन निकालिए, तो वो यहीं से आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए मेथड क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप मेथड की तरफ रुख करेंगे तो बच्चों मेथड आपका कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी, ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी ओवर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में हो जाएगा -g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन में देखो 3r ये है और r ये है, तो सेंटर से ली जाती है तो 4r हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा em ओवर यहाँ पर आपका r हो जाएगा। आपने r हाइट से कहाँ भेज दिया है, 4r, ठीक है जी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अगेन वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मास की वैल्यू रख लीजिए। मास कितना दिया है आपको, मास आपको 1 किलो दिया है, जी आपको दिया है, जी आपको 10 दिए हैं, ठीक है। तो 30/4 हो गया और आर का इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये मेथड हो गया और ये इसकी ट्रिक हो गई। तो आप जो यूज करते हैं कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आज मैंने मिक्स रखे हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय पॉइंट मास at a height h above the surface of earth is same as that of acceleration due to gravity at depth alpha h। तो आपको अल्फा पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, वैसे तो आप इससे निकाल सकते हैं, जी एच आपका हो जाएगा 1-2h/r। अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, अगर डी डेप्थ नीचे जा रहे हैं तो फॉर्मूला होता है 1-d/r टाइम्स जी, ठीक है। दोनों में जी होता है, तो आपसे कह रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो आप जी एच इक्वल टू जी डी निकाल लगा दीजिए। और जैसे आप जी एच इक्वल टू जी डी लगाएंगे तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आप इसको इक्वेट करेंगे तो 2h/r इक्वल टू आपका आ जाएगा d/r आ जाएगा, ठीक है। तो आपका r से r कट गया भैया, r से r कट गया, तो d इक्वल टू क्या आ गया, 2h आ गया। और d की वैल्यू आपको क्या दिया है, अल्फा टाइम h, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। बात करें ट्रिक की, तो बच्चों ट्रिक आप याद रखिए, अगर आप h
जी एच इक्वल टू जी डी है, मतलब कोई भी आपका ये एक सरफेस है अर्थ का और ये रेडियस आर है, तो अगर आप सपोज इसमें एच हाइट ऊपर चले गए, यहाँ चले गए एच हाइट, और यहाँ पे जी एच है, और डी डेप्थ नीचे चले गए यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहाँ पर इक्वल होंगे दोनों, जहाँ पर डी इक्वल टू टू एच हो, ये डायरेक्ट ही आप डी इक्वल टू टू एच आ जाता है आपका, और आंसर क्या आ जाता है, अल्फा की वैल्यू आ जाती है आपकी 2 आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एज्यूम हियर आर 3 identical simple pendulum clock, one end on placed on earth and second in space stations located at height h above the earth surface. Clock 1 clock 2 operate at a time 4 second and 6 second. तो कह रहे हैं कि तो वैल्यू ऑफ एच इज क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला लगेगा। सिंपल पेंडुलम होता है का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई एल बाई जी होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है हमारा वो जी पे डिपेंड कर रहा है। तो जब टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करेगा तो इजीली देखो एच हाइट ऊपर जाओगे तो जी एच कितना हो जाएगा, जी एच की वैल्यू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा अगर आप एच हाइट ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर दो केस के लिए लगा लें, अगर आप टी वन बाई टी टू करते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, रूट जी टू बाई जी वन आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको टी वन बाई टी टू कितना दिया है, 4/6, और अंदर आप क्या रख सकते हैं, जी टू और जी वन की वैल्यू। जब इन वैल्यू को आप रखेंगे तो आपका आएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/6 इक्वल टू आर प्लस एच। इसको सॉल्व कर लीजिए, पलट लीजिए, पलटेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी r/2, और आर है 6400, तो 3200 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इसमें पेंडुलम का फॉर्मूला लगाना था और ये जी के टर्म में लगाना था, ठीक है। तो इसको आप रख सकते थे जी की वैल्यू, ठीक है। जी एच हाइट पे हो गया, या आप इसको बोल सकते हैं जो एच हाइट पे किसको लगे, सेकेंड वाले को ले गए तो ये G2 हो गया, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं ये G2 हो गया, और G1 की जो वैल्यू होगी आपकी वो हो जाएगी, ये G1 ही है, या आप कह सकते हैं GM/r²। तो उसका r² आ गया और इस वाले का r प्लस h² निकल के आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आया है यहाँ से। क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाई 2%, अगर रेडियस अर्थ की 2% श्रिंक करेगी और मास सेम है तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, जी का जो फॉर्मूला होता है वो GM/r² होता है, ठीक है। तो अगर इसमें आप रिलेटिव एरर निकाल लें, परसेंटेज चेंज निकाल लें, तो जी में कितना हो जाएगा, देखो जी और एम तो कांस्टेंट है तो आर ऊपर आएगा, और एरर हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो इंटू 100 कर लोगे। तो आर की वैल्यू श्रिंक कितना कर रहा है, 2% कर रहा है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये श्रिंक कितना करेगी, 2%, तो 2 कितना हो जाएगा, 4%। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज करेगी 4%, ठीक है। एरर हमारे क्या होंगे यहाँ पर, आपके पॉजिटिव होते हैं, इसलिए माइनस साइन हट गया, या आपने ऑलरेडी किया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक बॉडी है जिसकी मास m है, जिसको हम प्रोजेक्टेड कर रहे हैं लैम्डा वी ई, ठीक है। और जहाँ पर जो वी ई है वो हमारी एस्केप वेलोसिटी है। कह रहे हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस को आपने नेग्जिबल लिया है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम हाइट निकालना है आपको। एस्केप वेलोसिटी का पहली बात तो फॉर्मूला आना चाहिए, √2g मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ से प्रोजेक्शन हो रहा है तो ये हमारे उस सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है, या एंगुलर कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है रेफरेंस बॉडी के मास और रेडियस पे। तो आप ये भी कह सकते हैं अर्थ के 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको अगर ये ऊपर भेजना है तो एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, तो आपको इनिशियली उसको क्या देना पड़ेगा, सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्योंकि आप देखिए अगर ये आपका अर्थ है और ये आर है तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, अभी भी हमने देखा था, क्योंकि हम इसको ऊपर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -GME, मान लीजिए हमने M1 वाले को फेंका, ओवर आर हो जाएगा, क्योंकि आर है, इक्वल टू, जब आप फाइनल पॉइंट पे फेंकेंगे इसको तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक वहाँ पर 0 हो जाएगी, तो R प्लस H हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रही। बस आप क्या करना है, अब आपको v की वैल्यू रख देनी है जो आपको दी है लेमडा टाइम्स v। ये हो जाएगा हाफ m, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, और v की वैल्यू हो जाएगी 2gm ओवर r कर लेते हैं, ठीक है, माइनस gm m1 बाई आर। बस इसको रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका जो आर ई प्लस एच की वैल्यू पूछी है इन्होंने हाइट, वो कितना हो जाएगा आर ओवर 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। तो रीअरेंज करना था तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बस हवा बना रखा है कि भैया क्वेश्चन टफ आते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपके लिए यहाँ क्वेश्चन टफ नहीं है। कह रहे हैं दो सैटेलाइट हैं जिनका मास है रेशियो में, मान लो पहला m1 है दूसरा m2 है, इनके मास का रेशियो 4/3 दिया है और रेडियस का जो रेशियो है वो हम निकाल लेंगे, 3r 4r दिया है तो 3/4 हो गया। तो कह रहे हैं रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए टू बी। अब आप देखिए बच्चों, टोटल एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट ओवर 2r होती है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी 1/r पे डिपेंड करेगी। क्लियर है यहाँ तक? और मास पे भी डिपेंड करेगी उस सैटेलाइट के। क्लियर है यहाँ तक? तो आप दो के लिए अगर लगाएंगे टोटल एनर्जी 1 ओवर टोटल एनर्जी 2, तो मास के रिस्पेक्ट में आ जाएगा m1/m2, और वहीं अगर आप r के रिस्पेक्ट में करोगे तो r2/r1। दोनों की वैल्यू रखिए 4/3 इंटू 4/3 तो 16/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि वो r2/r1 है तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ जब भी आएगा इसका मतलब ये हो गया कि ये आर है और यहाँ से हमने प्रोजेक्ट कर दिया है ऊपर को। क्लियर है यहाँ तक? कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है इसकी 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? देखो अभी भी हमने ऐसे क्वेश्चन किया था। देखो इनिशियल जो आपकी यहाँ पर एनर्जी, जो हमारी एनर्जी होगी जब हाइस्ट, यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन में इक्वल होंगे, तो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाएं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² प्लस माइनस g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ जो भी आपका बॉडी है ओवर r, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन में r प्लस h हो जाएगा। मान लो h हाइट ये गया। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो भैया जब दोनों इक्वल होंगे इसको सॉल्व कर दो। और v की वैल्यू क्या दी है? v की वैल्यू दी है 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हाफ m, तो ये 1/3 मतलब v/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस gm m1/r इक्वल टू gm m1 r प्लस h हो जाएगा। ठीक है जी, तो m1 सब जगह है तो m1 उड़ जाएगा, यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको h निकल के आएगा 800। सबके इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो ve है, vs की वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, वो होती है 2gm/r। ठीक है, इसको पुट करके सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो इसको ये निकल के आएगा लगभग आपका माइनस g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन मास ऑफ अर्थ, और ये आ जाएगा 8/9, यहाँ आ जाएगा 8/9 r हो जाएगा, और ये नेगेटिव का होगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस gm m1 r प्लस h। भैया आप तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे होगा? देखो g से g कट गया, m से m कट गया, m1 से m1 कट गया, तो h आ जाएगा r/8। ठीक है, तो इजीली निकल जाएगा 800। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ ए रॉकेट व्हेन टेकन टू हाइट 32 किलोमीटर अबव द सरफेस विल बी। तो सिंपल सी बात है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि हाइट की वजह से जो g होता है हमारा वो कितना होता है, gh इक्वल टू 1 माइनस 2h/r होता है। अब आपसे कह रहे हैं कि वेट कितना डिक्रीज होगा। देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से लिखूं, gh ओवर g इक्वल टू 1 माइनस 2h/r आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज में 1 को हटाएं अगर तो आ जाएगा 2h/r इंटू 100 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं,
आपसे वेट में पूछ रहे हैं, तो वेट में देखो मास का इंटू कर दो इधर और इधर दोनों में, तो ये हो जाएगा 2, हाइट आपको दी होगी 32 किलोमीटर, और नीचे हो जाएगा 6400 इंटू 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1%। ठीक है, एक आंसर आएगा तो 1% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जी में आप मास का इंटू कर देते हैं बच्चों, तो आप सीधा वेट पर पहुंच जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट हाइट इतना फ्रॉम अर्थ सरफेस विल भी कितना होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो जो सेकेंड पेंडुलम है आपका आपका जो यहाँ पर दिया है, पहले तो आप उस हाइट पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लो, तो कितना हो जाएगा जी एच ओवर जी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर प्लस 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हाइट पर आप जी निकालेंगे तो आर से आर कट गया, तो आ जाएगा g/9 आ गया। अब जो सेकेंड पेंडुलम है बच्चों, सरफेस ऑफ अर्थ में उसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, वो आपकी 1 मीटर होती है, और टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का हमें दिया रहता है 2π√L/g दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप दो केस के लिए लगा दें, T1 ओवर टी के लिए लगा दें, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा L1 ओवर L इंटू जी ओवर G1। बस वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू जैसी रखेंगे आप, तो आपको लेंथ निकालनी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, और यहाँ पर जब जी ओवर G1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा L1 इक्वल टू आ जाएगा आपका L/9। L/9 का मतलब हो जाएगा आपका 1/9। ठीक है, क्योंकि लेंथ 1 है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके सही होने चाहिए, और बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत रॉकेट चीज़ें नहीं चल रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, फिर वही एरर वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए अभी भी हमने किया था। अब इसमें ना आपसे चेंज इन वेट पूछा है, तो चेंज इन वेट कैसे होगा, mg माइनस mg/h हाइट पे। ठीक है, तो अब आपको देखो ध्यान से देखना है कि हमारा gh कितना होगा। सबसे पहले तो gh का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 1 प्लस h/r का स्क्वायर, ये g बाई फॉर्मूला h का है जब हमारा नॉर्मल कंडीशन है। जब h आपका r से बहुत छोटा होगा तब हमारा क्या होता है g1 माइनस 2h/r। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए, आपको कह रहे हैं इसमें, अगर आप देखें कह रहे हैं कि एट अ डिस्टेंस 5/4, ये 5/4 r है, तो इसका मतलब ये हो गया डिस्टेंस 5/4 r है, तो h की वैल्यू हो जाएगी r/4, क्योंकि ये अर्थ का सरफेस है, आप ये मान के चलिए, ये अगर r है और ये अगर आपका r/4 होगा, तब ये टोटल जो डिस्टेंस होगी 5r/4 होगी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर r/4 रखेंगे, तो r/4 रखने पे जो g की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 16/25 g आ जाएगी। ठीक है, तो 16/25 gh की वैल्यू आ गई। अब वेट में हमें क्या करना है, mg माइनस gh की वैल्यू रख दोगे, m 16/25 g हो गया, तो mg आप बाहर निकाल लो, mg जैसे ही बाहर निकालेंगे 1 माइनस 16/25, थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 16 ओवर 25, ये आ जाएगा 9/25, और कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो 9/25 को अगर आप 100 से इंटू करोगे तो 36% आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो प्रोसीजर बहुत इजी है, बस आपको केयरफुल इसमें काम करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा mg 9/25, थोड़ा सा नीचे की लाइन कट रही है तो आप उसका देख लीजिएगा। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने हटा दिया, तो यहाँ से इस वेट का देखेंगे तो ये 25 से कट गया 4 बार, तो 36 आ गया। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल पार्टिकल ए बी सी ऑफ मास इतना आर प्लेस्ड स्ट्रेट लाइन, ए बी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू इतना, और ये बच्चों आपके एनसीईआरटी, एक तरह से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, काफ़ी सरल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ए क्या आपका ए है, ठीक है, और दूसरा आपका ये बी है, तीनों एक लाइन में है, ये सी है, तीनों आइडेंटिकल है, मतलब तीनों का जो मास है वो 100 किलो है। ए बी इक्वल टू बी सी 13 दिया है, मतलब ये आपका 13 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 13 सेंटीमीटर है। आगे कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल पी
ऑफ सेम मास इज एफ व्हेन प्लेस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। अगर बी से आप 13 सेंटीमीटर इसको प्लेस कर रहे हैं तो ये भी 13 पे सेम फोर्स कर रहा है। तो पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ एफ कितनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ए है एक फोर्स तो यहाँ पर लगेगा, इसको मैं मान लो F1 कह देता हूँ, ठीक है। एक फोर्स इसके बीच लगेगा, इसको मैं F2 कह देता हूँ, ठीक है, सी और पी के बीच में। और एक फोर्स यहाँ पे लगेगा जिसको मैं F3 कह दे रहा हूँ, ठीक है। अब F1 की जो वैल्यू होगी अगेन वही जी हो गई, दोनों का मास सेम है तो मैंने इसको 100 न रख के mm मान लिया है, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। और बताओ अगर ये 13 होगा, ये 13 होगा तो ये 13√2 हो जाएगा। तो 13√2 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और आप देखिए ये जो हमारा F1 है इतना ही हमारा F2 भी निकल के आएगा, ठीक है। और सेम हमारा F3 भी निकल के आएगा। अगर आप देखें सब में 13√2 ही आएगा, देखो इसमें भी 13√2 आएगा, एक में नहीं आएगा, एक में हमारा F2 में नहीं आएगा, सॉरी F1 में आ जाएगा और F2 में आ जाएगा, F3 में नहीं आएगा। तो F3 में कितना होगा, F3 में हो जाएगा आपका GM² ओवर 13 का स्क्वायर। अब आपसे कह रहे हैं कि जो F है वो कितना होगा। देखो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, नेट हमारा ये इसके अलोंग होगा, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है ना बच्चों, ये ट्राइंगल है आपका कौन सा वाला, इसमें सारी साइड सेम दे रखी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 और 45 डिग्री हो जाएगा। तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा एफ नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा F3, ये तो प्योर वही है क्योंकि डाउनवर्ड है, प्लस इस F1 का F3 के अलोंग कंपोनेंट लाओगे तो F1 cos 45 प्लस F2 cos 45, और F1 F2 बराबर हैं तो आप इसको लिख सकते हैं F3 प्लस 2F2 cos 45। बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, एक बार वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो F1 F2 की वैल्यू पुट करिए, लगभग इसका आंसर 100G के पास आएगा। एक बार आप चेक करना, देखो F3 मैंने निकाल के दे दिया आपको, और G की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि आंसर में G एज इट इज है, ठीक है। मास की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कह रहे हैं देखो सिंपल पेंडुलम से बहुत क्वेश्चन आए हैं 2022 में, तो इसको आप क्लियर कर लो अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग ऑर्बिट इज 7 आवर इफ द रेडियस ऑफ इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो आपने केपलर लॉ पढ़ा होगा, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो उसके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप दो केस लगाते हैं तो T2 ओवर T1 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो आपका R2 ओवर R1 का क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। आप कंडीशन लगा दो, कंडीशन क्या लगाओगे, कंडीशन आप इजीली लगा सकते हो। आपका ये दिया है कि 3R हो जाएगा, अगर नीचे R होगा तो ये क्यूब हो जाएगा, R से R कट गया, ठीक है। तो जो T2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 3 होते 27, तो √27 T1, और T1 आपको दिया है पहले का 7, तो अगर ये 7 होगा तो √27 इंटू 7, और √27 होगा लगभग 5 के आसपास, तो 35 के आसपास इसका आंसर होगा जो कि ये रहा, ठीक। चलिए 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ अ प्लेनेट इज 12 एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए अनदर बॉडी हुज डेंसिटी 4 टाइम। देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपका ये होता है √2 GM/r। अब जब डेंसिटी का जिक्र हो जाएगा तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पर मास की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। तो डेंसिटी रहा तो ये आ जाएगा 4/3 πr3, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2g और m हो जाएगा रो 4/3 πr3 और नीचे आ जाएगा r। तो यहाँ से आप एस्केप वेलोसिटी देखें बच्चों किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो कर रही है डेंसिटी पे और r से r कट गया तो रेडियस पे। तो एस्केप वेलोसिटी एक डिपेंड करेगी डेंसिटी पे और एक करेगी रेडियस। तो अगर दो के लिए आप लगाओगे v2/v1 तो ये हो जाएगा 𝜌2/𝜌1, क्योंकि दोनों लीनियर है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब आपको डेंसिटी दिया है 4 टाइम्स और रेडियस दिया है हाफ, ठीक है। रेडियस क्या दिया है, हाफ ऑफ प्लेनेट
ए। ठीक है। हाफ ऑफ प्लेनेट ना, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये 1/4 इंटू 4/1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मतलब दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और पहले की कितनी दी है, 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। तो डेंसिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप इनको ध्यान से रखिए। अगला क्वेश्चन ये नीट में आया था एक बार, अब आपके पास भी आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं जिनका मास इक्वल है, सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, मान लो ये m है और दूसरा ये m है, r डिस्टेंस पे रखे हैं। तो बच्चों इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो लगता है G mr² न्यूटन का फेमस लॉ। कह रहा है इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपोर्ट टू अदर, अगर सोचो यहाँ से 1/3 निकल जाएगा तो इसमें से हम 1/3 माइनस कर देंगे, और इसमें हमारा ऐड हो जाएगा, इसमें हम प्लस कर देंगे। तो इसको अगर माइनस करेंगे आ जाएगा 2m/3, और इसको करेंगे 3 और 1 4m/3। आर डिस्टेंस ही है, कह रहे हैं कि आप फोर्स कितना हो जाएगा, तो भैया F इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2, दोनों का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 8/9 m। ठीक है, m²/r। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस G को भी इधर लिख दूं अगर, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी क्या है, F है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/9 है। उस समय चार्ज में दिया था उन्होंने, अब तुमसे ये ग्रेविटी में पूछ लिया। 15 क्वेश्चन है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए। और ये सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने है, आपको पता होगा। टाइम पीरियड आपको दिया है, और टाइम पीरियड और जो रेडियस है उसका रिलेशन ये होता है। ठीक है। तो दो प्लेनेट हैं टी और टी बी, अगर आप उसका देखें रिलेशन, तो आपका क्या आ जाएगा, RA/RB का क्यूब आ जाएगा। ठीक है। बस अब आपको करना क्या है, वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। देखो TA/TB 2 दिया है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा RA का क्यूब ओवर RB का क्यूब। तो आंसर आ जाएगा इसका फाइनल, RA³ इक्वल टू 4 टाइम RB। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे यहाँ से, बस आपको करने थे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो। 16 क्वेश्चन में आपको एक ये सेप दिया है और ये स्क्वायर है। ठीक है। कह रहे हैं कि सबका मास m है, इसका मास आपका m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ठीक है। और एक सेंटर में आपका जो मास है वो कैपिटल है, सेंटर में कैपिटल है। आपसे कह रहे हैं अगर ये d डिस्टेंस है, ये सब हमारी क्या है, d डिस्टेंस है, तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में तो कई बार निकाली होगी, सेम यहाँ भी करना है। एक बार इसकी निकालनी पड़ेगी, एक बार इस वाले की निकालनी पड़ेगी, एक बार इस वाले की, एक बार इस वाले की, और 2 बार डायगोनल की। ठीक है। तो आप जब इनकी निकालेंगे तो देखो इसमें तो मास सेम दे रखे हैं, तो ये हो जाएगी -G छोटा m, 2 बार है तो स्क्वायर, और डिस्टेंस d है, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो d होता है, और कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे आप चार्ज निकालते थे, इन्होंने ग्रेविटी में आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। 4 बार ये हो जाएंगे, प्लस 2 बार डायगोनल, तो डायगोनल में देखो m और m है, तो m और m है तो कितना आ जाएंगे, तो डायगोनल में आ जाएंगे G m² अगेन m स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी d√2। ठीक है। और d√2 अगेन ये भी माइनस में। ठीक है। अब ध्यान से देखें आप, इसमें एक ना ये m भी दिया है, जो कहाँ पर है, सेंटर पे है, तो सेंटर पे होगी तो फिर इसकी वजह से भी टर्म निकलेंगे, इसकी वजह से भी आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, और इन दोनों के बीच में, तो 4 टर्म और बनेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इनके बीच के निकालेंगे, वो आ जाएगा -4√2 G m कैपिटल वाला और स्मॉल m ओवर d, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d√2 हो जाएगी। और कितने हैं, 1 2 3 4 है। और इससे पहले क्या होता था, आपके पास सिर्फ ये रहता था, एक m, एक m, एक m और एक m। तो आप क्या करते थे, 1 2 3 4 ही लेते थे, 2 डायगोनल लेते थे, तो 6 टर्म आते थे। यहाँ पर इन्होंने एक मास बीच में भी रख दिया है, तो आपका क्या होगा, 4 टर्म तो ये आए। ठीक है। 2 डायगोनल भी आए, क्योंकि डायगोनल d√2 हो गया। और ये जो m है ये 4 लोगों से और कांटेक्ट में है, 1 2 3 4, तो आपने इसकी निकाली और उसको फिर 4 से इंटू कर दिया, ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा,
ये आपका 17 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 17 है, बाय मिस्टेक ये 16 हो गया। वो कह रहे हैं आपसे दो इसमें रूल दिए हैं, कह रहे हैं वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम जीरो व्हेन पर्सन इज एट सेंटर। तो बिल्कुल सही है, सेंटर पे जी जीरो हो जाता है जिससे वेट जीरो हो जाएगा। पहला कह रहे हैं द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडी इन यूनिवर्स। तो बच्चों ये भी ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा यूनिवर्स में कोई भी दो मास के बीच में लग जाता है, बस उनके पास मास होना चाहिए, ठीक है। तो ए भी सही है और आपका बी भी सही है, मतलब दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, वो भी एजर्सन रीजन है। देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं यहाँ से, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने पीवाईक्यू में अच्छी कमांड रखी है तो बहुत इजीली कर सकते हो। कह रहे हैं दो आपको केस दिए हैं, कह रहे हैं इफ वी मूव पोल टू इक्वेटर, अगर आप पोल से इक्वेटर जाएंगे तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विदाउट एनी वेरिएशन इट्स मैग्नीट्यूड। तो भैया ये तो गलत है, उसका क्या है, आपका मैग्नीट्यूड तो बदलेगा ही बदलेगा। दूसरा कह रहे हैं एट इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा इसका डी सही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका मैंने ऑप्शन नहीं बनाया, आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ बताइए। तो बच्चों मैं आपको चार ऑप्शन नहीं दिया, कई बार हमने इसको किया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो ये होता है, इनसाइड जो हमारा, अगर आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो अर्थ के लिए हमारा इनसाइड ये रिलेशन होता है, ठीक है, और ये जाना पहचाना रिलेशन है अगर मैं आपको बताऊं, और आउटसाइड ये होता है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो अगर आपसे कभी फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो इनसाइड का फॉर्मूला होता है GMR ओवर R क्यूब, और आउटसाइड का है GM ओवर R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, ये 19 क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन में, ठीक है। 20 क्वेश्चन कह रहा है द इलोंगेशन ऑफ अ वायर, द इलोंगेशन ऑफ अ वायर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना, द सेम वायर ऑफ सेम डायमेंशन इलोंगेटेड बाय इतना ऑन अनदर प्लेनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। देखो हमने ये पढ़ा है, ये हमारा हुक्स लॉ से रिलेटेड आ गया। जो चेंज इन लेंथ है बच्चों, चेंज इन लेंथ है वो हमारा फोर्स के प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। और जो फोर्स है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो mg है वो आपका kx के बराबर हो जाएगा, और kx को हुक्स लॉ या आप इलास्टिसिटी से यंग मॉडुलस के टर्म में ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलोंगेशन ग्रेविटी के प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो 10 की पावर -4 अगर पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन 10 की पावर -5 है, तो मान लो पहले में G1 है, दूसरे में G2 है, क्लियर है। अब G1 की वैल्यू ये G ही दी है इन्होंने, तो ये हो जाएगा G/G2। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें मेन फंडा था, तो ये बात ध्यान रखना। ये अगर आपका चेंज इन इलोंगेशन मतलब लेंथ में जो चेंज है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स में mg होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इलोंगेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, और वहां से कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 21 में। तो 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सैटेलाइट हैं आपकी S1 और S2, और दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो रिवॉल्व जब कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, रेडियस दे रखी है, तो स्पीड का रेशियो बताओ। तो मैं अगर आपको बताऊं, सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है GM/r, ठीक है। तो जो स्पीड है 1/r हो जाएगा, और यहाँ रेडियस दी है तो r बड़ा r कर लो, ठीक है। तो 2 के लिए लगाना है आपको, और याद है रूट में है, ठीक है। तो V1/V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट इनवर्स हो जाएगा R2/R1। तो R2 दिया है आपको 800 3200, तो इसको सॉल्व करके 1/4 1/2 और x ही निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत टाइम सेविंग क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ एनी पॉइंट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ
इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? तो अभी भी बात हुई थी कि जी एच की वैल्यू जो होती है वो होती है G1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो आपको कह रहे हैं कि वो डायमीटर के बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं ये हमारा 2r के बराबर होगा। तो 2r बाई आर का स्क्वायर, तो r से r कट गया तो ये आ जाएगा G/3 का स्क्वायर 9। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए 23 में चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, 23 आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ सन और अर्थ की r है। अगर इसका टाइम ड्यूरेशन सन से अर्थ 3r हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो केपलर लॉ लगा के आप इसका आंसर कमेंट करें कि 23 का ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं, ये आप पे छोड़ रहा हूँ। 24 और आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस करे हैं बच्चों हमने ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपने सीखे होंगे। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि भैया बहुत जल्दी हो गया और आपने स्पीडी सॉल्यूशन करवा दिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें जल्दी ही एक दूसरी वीडियो दे दूंगा नहीं तो आपको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं, अगेन ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया है, एक बार कर दिया है। अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ सरफेस ऑफ अर्थ एट विच द वेट ऑफ बॉडी इज 1/3। तो सबसे पहले आप देखो ना, जब आप किसी हाइट में जाओगे तो आपकी ग्रेविटी चेंज होगी, तो जी एच जो हो जाएगा आपका ग्रेविटी में, उसकी वैल्यू, फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, अगर आप फॉर्मूला ध्यान नहीं रखते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो आपसे कह रहे हैं अगर आपका वेट क्या हो जा रहा है, नहीं अगर आपका 1/3 हाइट में कितना वेट होगा, तो जो जी एच हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, G/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये दिया है क्वेश्चन में, क्लियर है यहाँ तक? तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो G/3 इक्वल टू G1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो G से G कट गया, तो 1 प्लस एच बाई आर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ गया 1 प्लस एच बाई आर, और इधर भेज दिया √3, तो हमें h निकालना है, तो h की वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1r। ठीक है, तो √3 लगभग आपको पता ही है 1.7 के आसपास होता है, और 1.7 में से अगर आप -1 करेंगे तो 0.7, और 6400 में 0.7 का इंटू करेंगे तो लगभग आपका 4 के टर्म में आएगा। अब 4 में 2 ऑप्शन है तो 4 6 वाला निकल के आएगा, आप इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस आंसर जो हमने काफ़ी स्पीड में करे, आई होप आप समझे होंगे, और 24 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये चैनल आपके लिए हमेशा ऐसा कंटेंट लाता रहेगा, आप बस अपना प्यार बनाए रखें, थोड़ा सा चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए अगर कंटेंट पसंद आ रहा है। कहीं पर अगर आपको लगता है कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।